गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th सीबीएसई बोर्ड का पेपर लेके आए हैं 2015 का, जो उसका पार्ट 2 वीडियो है। पहला क्वेश्चन, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो मैटर की स्टेट होती है वो होती है सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इम्प्यूरिटी एटम, किसी प्रकार की इसमें अशुद्धि नहीं होती है, किसी प्रकार की इसमें अशुद्धि परमाणु नहीं होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डॉप्ड विथ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स। इसमें त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। वो एन अर्धचालक, एन सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, बी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। दूसरा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है, जो भेद रखती है, Ne इक्वल टू NH, Ne इक्वल टू NH। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स नंबर्स एंड होल चार्ज कैरियर्स नंबर्स इक्वल होते हैं। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होती है, दोनों की संख्या समान होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, शुद्ध अर्धचालक में। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपद्रव्यी अर्धचालक जो होता है, बाह्य अर्धचालक, जिसमें हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, उसमें ये Ne नॉट इक्वल टू NH होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स नंबर्स इज नॉट इक्वल टू होल चार्ज कैरियर्स नंबर्स। ये दो इसमें प्रॉपर्टीज हमें लिखनी थी, क्योंकि एक नंबर का था तो हाफ हाफ नंबर की ये दो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूज द मिरर इक्वेशन टू शो दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between F and 2F of a concave mirror produces a real image beyond 2F। हिंदी में क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र के उपयोग द्वारा दर्शाइए कि किसी अवतल दर्पण के सामने उसकी फोकस दूरी F तथा 2F वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2F के परे 2F से और आगे बनता है। ठीक है ना। तो हमारे पास में जो दर्पण है, जो मिरर है, वो कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। कॉनकेव मिरर। और मिरर के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। और कॉनकेव मिरर के लिए फोकस दूरी भी नेगेटिव होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होती है। F और U दोनों नेगेटिव होते हैं। हमें पूछा है कि इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन F एंड 2F, तो व्हाट इज V, इमेज डिस्टेंस क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन F एंड 2F, तो हम ये दोनों कंडीशन दे लेते हैं। पहली सिचुएशन में लेते हैं U बराबर -F। क्यों? क्योंकि U जो नेगेटिव F होता है वो कॉनकेव के लिए होता है, कॉनकेव मिरर के लिए। फार्मूला हमारे पास में है ही, इससे हम निकालेंगे 1/V, तो हमारे पास में आएगा 1/F माइनस 1/U। और फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेनी है और U की जगह -F रखना है। हम रखते हैं मान 1/F माइनस प्लस 1/F, तो ये 0 आ जाएगा, V इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होगा, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होगा
तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज इन्फिनिटी डिस्टेंस पर बनेगी। अब दूसरी हम कंडीशन लेते हैं u इक्वल टू -2f। 2f ले रहे हैं, माइनस में लेनी है क्योंकि कॉनकेव मिरर है, और f इक्वल टू -f। फोकल लेंथ भी माइनस होती है, नेगेटिव होती है कॉनकेव के लिए। फार्मूला है 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, इससे आया ये। तो 1/v 1/f की जगह लिख देंगे 1/-f माइनस प्लस हो जाएगा 1/2f। ये हाफ 2f है 1/, और ये 1/f है, तो ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू माइनस हाफ 2f, v इक्वल टू -2f आ जाएगा। तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो होगी v ग्रेटर देन इक्वल -2f, -2f से परे बनेगा। और इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, इसलिए इमेज रियल है। नेगेटिव -2f आ रही है ना, माइनस ये 2f से आगे बनेगा इनफाइनाइट की ओर, और नेगेटिव डिस्टेंस आ रही है, इसलिए इमेज रियल है। ये भी पूछा है कि इमेज कैसी है, रियल है कि इमेजिनरी है। इमेज रियल है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर्स के होता है ये, 2 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ transmitted light when a polarized sheet is rotated between 2 crossed polaroids. In which position of the polarized sheet will the transmitted intensity be maximum? 2 क्रॉसित पोलराइड है के बीच में किसी अन्य पोलराइड की शीट या चादर को घुमाने से पारगमित प्रकाश की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस शीट कि किस स्थिति में पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। तो हमें फार्मूला ज्ञात करना है। 3 पोलराइड है हमारे पास में, इस तरह से ये पोलराइड P1, लाइट इंटेंसिटी I, ये सेकेंड पोलराइड, P2 आपस में क्रॉस्ड है। क्रॉस्ड का मतलब ये होता है आपस में क्रॉस्ड है। और ये थर्ड पोलराइड शीट मैक्स एंगल बिटवीन फर्स्ट पोलराइड एंड सेकेंड पोलराइड इज थीटा। मतलब इसके बीच में P1 और P3 के बीच में ये एंगल थीटा है। P1 और P3 के बीच में एंगल थीटा है। पोलराइड शीट मैक्स with angle polaroid P1 is theta. Angle with other polaroid will be 90 minus
theta. Here intensity is I upon 2. We assume I naught. Now Mayr's law. Mayr's law between P1 and P3. I equal to I naught cos square theta. I डैश मान लो, I तो आ गया ना, इसलिए I डैश मान, I नॉट cos स्क्वायर थीटा. ये I नॉट इंटेंसिटी है इन दोनों के बीच में. cos स्क्वायर थीटा इज एंगल बिटवीन पोलराइड P3 एंड P1. अब मेलस लॉ फिर लगाएंगे बिटवीन P3 एंड P2. तो इसकी इंटेंसिटी जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी I डबल डैश, वो होगी I नॉट की जगह आ जाएगा I नॉट cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल बिटवीन P3 एंड P2. तो I डबल डैश का मान आ जाएगा I नॉट cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा. 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा I नॉट अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा. दिस इज ट्रांसमिटेड इक्वेशन, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी फार्मूला I नॉट अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा. और ये मैक्सिमम कब होगी? जब 2 थीटा इज 90. तो थीटा इज पाई बाई 4. ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज पाई बाई 4. ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज पाई बाई 4. तो इस तरह से हमने ये देखा कि पहले टोराइड और इसके बीच में थीटा एंगल था, तो हमने थीटा लिया. इन दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा था, तो हमने ये लिया, क्योंकि इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा है, इसलिए 90 माइनस थीटा लिया. फिर इसको सोल्व किया तो ये आ गया. अब ये मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा पाई बाई 2 होगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये हट जाएगा. तो थीटा को हम पाई बाई 4 रख देंगे और इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा. ठीक है, ये मेरस लॉ पर आधारित पोलराइड से संबंधित क्वेश्चन था. पोलराइजेशन टॉपिक आपने अगर पढ़ा हो तो उससे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं. अगला व्हीटस्टोन बैलेंस फार्मूला हमें ज्ञात करना है. Use Kirchhoff's rule to obtain conditions for the Behrens condition in Wheatstone bridge. किरचॉफ के नियमों के उपयोग से व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु में संतुलन स्थिति के लिए प्रतिबंध या शर्तें ज्ञात कीजिए. वो होता है ना P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, वो हमें ज्ञात करना है. तो इस तरह से हम एक सेतु बना सकते हैं
व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम। ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी, ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये नेगेटिव से, और ये इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। अगर ब्रिज बैलेंस में होगा तो बी और डी पर वोल्टेज इक्वल होगा, तो इसमें करंट जीरो होगी, आई जी इक्वल टू जीरो। इसको मान लिया P, इसको Q, इसको R, इसको S। इसमें करंट I1, सीरीज में करंट I1 बहेगा, वोल्टेज इसमें तो करंट बहेगा नहीं, क्योंकि एट पॉइंट B वोल्टेज इज इक्वल, B और D पर वोल्टेज समान है, तो इसमें करंट हमें फ्लो नहीं होगा। और इसमें I2, इसमें I2। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, इन लूप ए बी डी ए में, ए बी डी ए में इधर चलेंगे, I1P इसमें जीरो है, प्लस इसमें भी हो जाएगा रेजिस्टेंस पर, माइनस का I2R इक्वल टू जीरो। इसमें कोई वोल्टेज स्रोत तो है नहीं, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी I1P इक्वल टू I2R। हम निकालेंगे I1 अपॉन I2, वो हो जाएगा R अपॉन P। इसी प्रकार से इस लूप में लगाएंगे, B C D B, ये लूप लिया हमने, इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, I1Q माइनस I2S प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। इसमें I1Q माइनस I2S, IG का जीरो, तो I1Q इक्वल टू I2S आ जाएगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू आ जाएगा S अपॉन Q। I1 और I2 का रेशियो है जो बराबर करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा R अपॉन P बराबर S अपॉन Q। ये आएगा बैलेंस कंडीशन, व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन। इसको हम अगर थोड़ा सही ढंग से लिखना चाहें तो P को इधर, S को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, जब तक एग्जाम आएगा तब तक बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके होंगे। आपका भी रिवीजन हो जाएगा। Name the parts of electromagnetic spectrum which is, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट के नाम लिखने हैं। पहली सिचुएशन है सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम्स यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। दूसरा है यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। तीसरा यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल्स इन मेडिसिन। राइट इन ब्रीफ हाउ देयर दीज वेव्स कैन बी प्रोड्यूस। ये कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उस भाग का नाम लिखिए जो विमान संचालन में प्रयुक्त रेडार व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है। सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन।
तो इसका आंसर है रेडार सिस्टम में जो यूज होता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव को हम शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स भी बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज आती है। ये फोकस बहुत अच्छी तरह से हो जाती है देन रेडियो वेव्स। इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और जो एंटीना की जो साइज होती है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ कम होती है तो एंटीना भी हमें कम हाइट का लेना पड़ता है, तो सही रहता है, वो हमारे लिए फायदे की बात है। तो विमान में जो रडार जो इसमें काम आती है वो माइक्रोवेव होती है। माइक्रोवेव ओवन में भी काम आती है। माइक्रोवेव इसकी जो प्रोडक्शन होता है इसका वैक्यूम ट्यूब से होता है। एक तो होता है क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन या गन डायोड से होता है। मैग्नेट्रॉन मतलब जो माइक्रोवेव ओवन में होता है, एक ट्यूब में इलेक्ट्रॉन मूव करा के हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो वो मेटल की सरफेस से टकरा के जो अंदर फूड रखा होता है माइक्रोवेव में उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो फूड ऊपरी सरफेस से पक जाता है और आउटर साइड उसकी कुक हो जाती है। पूरा नहीं कुक होता है, वो केवल आउटर साइड होती है, जिससे उसके विटामिन वगैरह वो सब सेफ रहते हैं। विटामिन है और भी उसकी जो क्वालिटीज है वो ज्यादा, उसको उबालने से वो खराब नहीं होती है। इसलिए माइक्रोवेव हमारे लिए सही रहता है कि उससे खाना फ्रेश रहता है, फूड फ्रेश रहता है। तो माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका आंसर है। और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो मैग्नेट्रॉन के द्वारा होता है, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिफ्लेक्शन होता है मेटल सरफेस से, और वो टकराते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो रडार में भी हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव है, और इसकी वेवलेंथ कम होने से एंटीना का साइज हमें कम आवश्यकता होती है, उसकी ऊंचाई हमें कम चाहिए होती है। तो रडार में भी इसका अच्छा उपयोग होता है। और ये नैरो बीम होती है, जो संकरी जो पाइपलाइन होती है उसमें से ये अच्छी तरह से गुजर सकती है माइक्रोवेव। तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव का एक अच्छा एग्जाम्पल है, माइक्रोवेव उसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा है जिसका उपयोग पेशीय विकृति तनाव के उपचार में होता है। इंग्लिश में यूज टू ट्रीट मस्कुलर ट्रेन। ये इंफ्रारेड वेव होती है। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये लॉन्ग वेवलेंथ की होती है और हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, लॉन्ग वेवलेंथ की और लो फ्रीक्वेंसी की होती है। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंफ्रारेड लाइट थेरेपी में भी काम आती है। इसके द्वारा किसी फिजिकल थेरेपी की जाती है। किसी प्रकार का दर्द हो नेक में, कमर में, या किसी प्रकार का जो पेन होता है उसको दूर करने के लिए ये इंफ्रारेड थेरेपी की जाती है। अच्छा, और इसका जो प्रोडक्शन है वो हॉट बॉडीज के द्वारा होता है या फिर वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है इंफ्रारेड वेव्स का। और टीवी के रिमोट में भी इंफ्रारेड वेव्स काम आती है। अगला है तीसरा, जो चिकित्सा में रोग निदान के लिए प्रयुक्त होता है। रोग निदान के लिए यूज टू डायग्नोस्टिक टूल्स इन मेडिसिन। तो किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसको डायग्नोस करने के लिए, उसका निदान करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए एक्सरेज काम में आती है। तीसरे का आंसर है एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसकी डायग्नोस करने के लिए एक्सरे हमें काम में लेनी होगी। एक्सरे ट्यूब से इसका प्रोडक्शन होता है या फिर
bombarding high energy electrons on metal target. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मेटल पर टक्कर करा के भी एक्स रेज प्रोड्यूस की जाती है। तो हमारे पास 3 तरह की वेव्स की प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास में, एक तो माइक्रोवेव, एक इंफ्रारेड वेव और एक एक्स रे वेव। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं इस पेपर के। अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।